हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो चलिए पहले एक बात मैं आपको बता दूं बच्चे, आज की क्लास क्योंकि बहुत ही जबरदस्त वाली क्लास होने वाली है। जबरदस्त इसलिए क्योंकि नॉर्मली क्लास 11th में जब बच्चा आता है तो उसके दिमाग में पहला ख्याल आता है कि वो इंजीनियरिंग सेक्शन या फिर मेडिकल सेक्शन की तरफ जाए। हालांकि ऐसा नहीं कि ऑप्शन सिर्फ ये अवेलेबल है, इनसे बढ़िया ऑप्शन भी अवेलेबल है आज के डेट में। लेकिन फिर भी जो भी एस्पिरेंट्स हैं इसके, आप देखो जो भी आप कंपटीशन देंगे उनके लिए कुछ चीजें कॉमन होती हैं। ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस कुछ और होगा, आपका सिलेबस वही रहेगा, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा उधर उधर हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं या जब हम उसके लिए बैठते हैं पहले, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को पहले निकाल दीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार ये क्वेश्चन बहुत टफ है, पेपर कितना टफ आएगा, हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, वो बात नहीं है, वो अलग की बात है। फ्यूचर कोई किसी का डिसाइड नहीं कर सकता, हम आज देख सकते हैं। तो आप अपने दिमाग में सबसे पहले एक पॉजिटिविटी लाइए, जो होगा देखा जाएगा। आज के क्वेश्चन को मुझे ट्राई करना है, मैं देखता हूं कि मैं किस लेवल तक जा सकता हूं। वो मैटर करता नहीं है कि आप इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं, मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं। मेन बात यह है कि आप अपने आप को एक स्ट्रेंथ दीजिए कि चलिए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे सामने एक क्वेश्चन है और मेरा फर्ज क्या आता है कि मुझे उसे अच्छी तरीके से निभाना है। ठीक है बच्चे, राइट? तो अब हम शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। और आज की क्लास जो डेडिकेटेड है वो है जेईई मेंस और नीट के लिए। बेसिकली कुछ क्वेश्चन में ऐसे होंगे जो मैं जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी लूंगा यहाँ पे, तो हम मिक्स करके क्वेश्चन बेसिकली ले रहे हैं। ठीक है बेटा, राइट? तो आप बहुत ध्यान से उसको सुनते रहिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो कॉम्पिटिटिव लेवल के ही हैं। ठीक है बेटा, किसी ना किसी कंपटीशन में आ चुके हो, और आप किसी भी कंपटीशन की रेफरेंस बुक देखेंगे अगर, या कोई रेफरेंस बुक देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको पढ़ के क्वेश्चन सुना रहा हूं। और क्योंकि जो कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं उनके पास ऑप्शंस भी होते हैं, तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा। पहले मैं कहूंगा कि आप उसको ट्राई करिएगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा सोचने के लिए, उसको आप ट्राई करिएगा, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा किस तरीके से उसको सोचा जाता है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल अच्छा होगा, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है और ना डरना है। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आपको क्वेश्चन था डायमेंशन ऑफ 1/(μ0 ε0)। इसकी डायमेंशन क्या होगी? मैं शॉर्टकट में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। 1/(μ0 ε0), व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 1/(μ0 ε0)? इसकी डायमेंशन क्या होगी? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए L-1 T1, ऑप्शन बी इज L2 T2। मैं वही ऑप्शन दे रहा हूं आपको जो इस क्वेश्चन के साथ में आए थे, L2 T2। ऑप्शन सी L2 T-2, एंड ऑप्शन डी LT-1। ये चार ऑप्शन है बेटा। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से इसका डायमेंशन क्या होगा। वेयर μ0 इज कॉल्ड μ0 इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी, और ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको पता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कब देंगे? आप देंगे क्लास 12th में, जब आप अपीयर कर रहे होंगे, या फिर क्लास 12th की एंडिंग में। तो आपको यहां पर कुछ वो चीजें भी मिलेंगी डायमेंशन एनालिसिस के अंदर जो क्लास 12th के सिलेबस में आएंगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट तरीका क्या है। तरीके दो हैं, आंसर दोनों से सही आएंगे, लेकिन एक तरीका थोड़ा सा वास्ट चला जाएगा, उसमें आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन करने के लिए हम अगर हमारे पास शॉर्टकट हो तो टाइम बचता है, और टाइम की जो लिमिटेशंस हैं वो तो होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो 1/μ0 ε0। अब अगर मुझे μ0 का डायमेंशन फॉर्मूला या तो याद होना चाहिए, ε0 का डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब तो मैं इसको कर सकता हूं। अब शॉर्टकट क्या है, ध्यान रखना, इसका सॉल्यूशन मैं शॉर्टकट से आपको बताता हूं। शॉर्टकट ये है कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, C = √μ0 ε0। ये फॉर्मूला आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, भले 12th की बात हो, लेकिन 11th क्लास से रिलेटेड जो हमारे पास चैप्टर है डायमेंशन एनालिसिस तो हम जानते हैं ना, तो कोई बात नहीं, उसके हिसाब से करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है, C = 1/√μ0 ε0। ये होता है हमारे पास, C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अब सोचो
मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बताना है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लेके आना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, और अगर दोनों साइड का मैं स्क्वायर करता हूं तो आएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आ गया, ये चीज बिल्कुल वही आ गई। अब आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर ही आएगा, और सी का मतलब था स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बहुत इजीली याद होता है। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT माइनस 1 एट स्क्वायर। तो LT माइनस 1 को सॉल्व करके आएगा L स्क्वायर T माइनस 2। ये आ गया, 2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो L स्क्वायर आएगा, और 2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी T की पावर माइनस 2। अब चेक करते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन है ऐसा। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी L2T माइनस 2 ये लिखा हुआ है। तो C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में बहुत अलग तरीके के क्वेश्चन चल रहे होंगे, बहुत अजीब तरीके की बातें चल रही होंगी कि सर ये हम कैसे याद रखेंगे। मैं जानता हूं, लेकिन आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ना होता है ना, वो एक्स्ट्रा ही याद करना होता है। तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये आपके कभी भी काम आ जाएंगे किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो उसको आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ लर्निंग की बात होती है, जब हम कंपटीशन के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उससे पहले जो हमको प्रीवियस नॉलेज चाहिए होती है कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद होंगे, तो उसके बाद आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमारी पढ़ाई होती है क्लास 11 12 की, जो स्कूल की आपकी जो स्टडीज होती हैं, उसमें क्या होता है, सारी चीज डिटेल में पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है, शॉर्टकट्स होते हैं। ये आएगा तो ये लिखना है, ये आएगा तो इसका रिजल्ट ये है, ये आएगा तो इसका रिजल्ट ये है, सीधा रिजल्ट। कैसे आया कोई दिक्कत नहीं है, वो कैसे आया होता है वो हम 11th और 12th की नॉर्मल स्टडीज में पढ़ते हैं। और 11th 12th की नॉर्मल स्टडी के साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं, स्कूल का भी ढंग से पढ़ें और कंपटीशन का भी ढंग से पढ़ें, तो लिंक आपको पता लग जाता है, लर्न करना आसान होता है, ठीक है। तो फिलहाल ध्यान रखें, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमेशा याद रखना है। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट एंड 1 अपॉन म्यू नॉट अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट का मीनिंग लिख देता हूं मैं, म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी of free space, permeability of free space, and epsilon naught is called permittivity of free space, of free space। ये इनके नाम होते हैं। मीनिंग क्या होता है क्लास 12 में आप डिटेल में पढ़ेंगे इसका, ठीक है बच्चे, ये बात क्लियर है। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जब ये क्लास मैं खत्म कर दूंगा उसके बाद इसका रिपीटेशन आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें पहली बार में थोड़ी कम याद होती हैं, लेकिन दूसरी बार में बहुत अच्छी तरीके से याद हो सकती है, ठीक है बच्चे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा अभी। जिन बच्चों ने हमें लेट ज्वाइन किया, मैं बता दूं कि आज की क्लास जो है हमारी, वो स्पेशली दिस क्लास इज फॉर जेई एंड नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ढंग से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में था प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एज, प्रेशर का फॉर्मूला दे रखा है आपको, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एज P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा EXP, एक्सपोनेंट, EXP का मतलब होता है एक्सपोनेंट, माइनस अल्फा Z अपॉन K थीटा, माइनस अल्फा Z अपॉन K थीटा, ये दे रखा है, ठीक है। वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट्स, ये क्वेश्चन में दे रखा है। Z इज डिस्टेंस, Z दे रखा है आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस, ठीक है। एंड व्हाट इज K? K is Boltzmann's constant, Boltzmann's constant। अभी टेंशन नहीं लेनी, अभी टेंशन नहीं लेनी, अभी पहले क्वेश्चन पूरा सुन लो। स्टार्टिंग में ही जब आप पैनिक करते हैं ना, अरे ये क्या आ गया क्वेश्चन, ये कैसे होगा यार, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, दिमाग में जब ये बातें चलती हैं तो माइंड तभी ब्लॉक हो जाता है। और जब माइंड ब्लॉक हो जाता है तो आपकी जो सोचने की थोड़ी बहुत क्षमता होती है ना, थोड़ी एबिलिटी होती है कि मैं सोचूं इस क्वेश्चन में कुछ आगे तक, वो तभी ब्लॉक हो जाती है। तो आप पहले ही सरेंडर कर चुके होते हैं। बिल्कुल नहीं करना, क्वेश्चन को आने दो, आराम से आने दो, एनालाइज करेंगे, देखेंगे, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है बेटा।
where alpha beta are constant, z is the distance and k is Boltzmann constant and theta क्या है? थीटा इज टेम्परेचर। तो बेसिकली टेम्परेचर को आप कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं, लेकिन यहां पर हम उसको थीटा से डिनोट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा। ठीक है बेटा, ओके। द डायमेंशन ऑफ बीटा, द डायमेंशंस ऑफ बीटा आर, अब वो क्या है? ए ऑप्शन दे रखा है आपको m0 l0 t0, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन m-1 l-1 t-1। थर्ड ऑप्शन m0 l2 t0। फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन डी, इट इज m-1 l-1 t-2, t+2। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको ट्राई करना है इसको। अब मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से कुछ करेंगे, कुछ मैं आपसे पूछूंगा, कुछ मैं खुद बताऊंगा, और फिर देखते हैं कि बीच में क्या हम इसको दोनों मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं तो सिर्फ कर दूंगा, मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि मुझे, अगर मैंने किया इस क्वेश्चन को या मुझे ये क्वेश्चन आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा एंट्रेंस एग्जाम देने, आपको देने, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो चीजें सीखनी। तो मेरी कोशिश ये नहीं है कि मैं ये बताऊं कि मुझे आता है कि नहीं आता, मेरी कोशिश ये है कि आप ये सीखें कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, तो कुछ कुछ मैं हिंट दूंगा, सोचने का तरीका बता रहा हूं, हाउ टू थिंक ओवर इट, कि किस क्वेश्चन में कैसे सोचा जाता है। अब ये क्वेश्चन मेरे पास था, सबसे पहली जो मेरी डिफिकल्टी लेवल है, मैं एक नॉर्मल बच्चे की अगर सोचूं, नॉर्मल बच्चे की तरह सोचूं कि मेरी पहली डिफिकल्टी क्या होगी, कि मुझे जो EXP लिखा हुआ है ये परेशान कर रहा है कि EXP का मतलब क्या है। एक्सपोनेंट है, ठीक है, और एक्सपोनेंट में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूले बता रहा था और तब मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल में बताया था, मैंने बताया था बच्चे कि जब भी कोई चीज पे EXP लिखा हो, एक्सपोनेंट लिखा हो, यानी कि पावर में कोई चीज अगर हो, तो एक्सपोनेंट में जो भी लिखा हुआ हो ना, वो हमेशा डायमेंशन लेस होता है। यानी कि ये पूरा जो दिख रहा है ना, पूरा माइनस अल्फा जेड के थीटा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m0 l0 t0, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। इसके अंदर कुछ भी लिखा होता, मैं बता रहा हूं 20-25 चीजें भी अगर इसके अंदर लिखी होती है ना, तो ओवरऑल डायमेंशन लेस ही होता। इस बात को दिमाग में बिठा लो कि एक्सपोनेंट कभी लिखा है, EXP लिखा है या कुछ पावर में लिखा है। मैं आपको बताता हूं कि इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा, इसका और इसका मतलब सेम है। यानी पावर में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो वो पूरी की पूरी मिला के डायमेंशन लेस होती है, ये बात याद रखनी है हमेशा। ठीक है बच्चे, ओके। अब ये तो मेरे को इसका मतलब पता लग गया। अब बात करते हैं सेकंड डिफिकल्टी के। नेक्स्ट डिफिकल्टी मेरी ये है कि मुझे इनमें से किस किस चीज का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता। हमें किसका निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला? बीटा का। अब प्लान करते हैं, बीटा यहां लिखा है, बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला मैं तब निकाल पाऊंगा जब मुझे अल्फा पता होगा, क्योंकि अल्फा अपॉन बीटा ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसका यूज होगा। तो इसका मतलब बीटा तब तक नहीं निकलेगा जब तक अल्फा नहीं निकलेगा, और अल्फा निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है ये। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो अल्फा निकलेगा। अब इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे पहले से पता है और कौन सी चीजें जिनको मुझे सोचना है। अल्फा मुझे कैलकुलेट करना है, माइनस आने की टेंशन मत लो, डायमेंशन फॉर्मूले के लिए वो काउंट नहीं हो रहा। अल्फा मुझे कैलकुलेट करना है, z क्या था? z इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला l होता है, वो तो हो गया। k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये दुखी कर रहा है ना। और थीटा क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? k, कैपिटल K बोल सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज तो परेशान कर रही है, क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखने का आपको एक तरीका बता रहा हूं, एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप निकालना सीख जाएंगे अगर आप इसके डायमेंशन फॉर्मूला भूलते हैं तो, ठीक है। वो क्या है फॉर्मूला? यहां लिखूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला, ध्यान रखिए, ये क्लास 11th में ही पढ़ेंगे आप, लेकिन बहुत एंड में। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kBT, हाफ kBT भी होता है, 3/2 kBT, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, 3/2 kBT। 3/2 kV, जो kV लिखा है ना, kV, यही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है।
T का मतलब टेम्परेचर, 3/2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं क्योंकि एक नंबर है। और काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? mL2T-2। जो वर्क डन होता है वही एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क डन का सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है mL2T-2। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला मुझे पता है, टेम्परेचर का मुझे केल्विन के पता है, और के भी मैं निकाल सकता हूं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखें, या तो आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का सीधा डायमेंशन फॉर्मूला याद रख लें या फिर इससे निकाल लें। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि बाय चांस बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले थे, मैं भूल गया कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो मुझे फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, अगर मुझे फॉर्मूला याद होगा तो मैं इसको कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो शुरू करें। चलिए मैं चाहूंगा कि चारों के चारों ऑप्शन एक बार आप लिख लें अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैं ये स्पेस क्लियर करूंगा, मैं इसको मिटाऊंगा और फिर देखेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा वो इन चारों में से कहीं फिट बैठता है कि नहीं। तो मैं कुछ चीज यहां से रब करूंगा तभी मैं आगे लिख पाऊंगा। तो आप एक काम करें, फटाफट से जरा ये चारों ऑप्शन अपनी कॉपी में लिख लें, बस ऑप्शन लिख लेना। m0 l0 t0, m-1 l-1 t-1, m0 l2 t0, m-1 l-1 t2। ठीक है बेटा, राइट। चलो अब मैं इसको रब करता हूं। बीटा की डायमेंशन निकालनी है आपको, तो चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरे जो डिफिकल्टी थी वो थी के में। तो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले आऊंगा, डायमेंशन फॉर्मूला अगर मुझे केबी का निकालना है तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kBT। इसको मैं छोड़ देता हूं, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला है ही नहीं। तो केबी कितना आता है? केबी आता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो मैं दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला लिखता हूं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कितना है? mL2T-2। और टेम्परेचर का क्या है? टेम्परेचर के लिए आप केल्विन के लिख सकते हो या थीटा भी लिख सकते हो, थीटा को टेम्परेचर दे रखा है तो थीटा भी छोड़ सकते हो। ठीक है बेटा, तो के लिख लिया चलो हमने। तो मेरे पास केबी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया mL2T-2 K-1। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता था, अब पता लग गया। ओके, अब क्या करना है? व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क? नेक्स्ट टास्क ये है कि मुझे इस पूरे को इज इक्वल टू क्या लिखना है? ये लिखना है m0 l0 t0, क्योंकि पूरा का पूरा एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। नाउ अल्फा z अपॉन k थीटा इज इक्वल टू m0 l0 t0। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो आप इसको बहुत फटाफट करते हैं, लेकिन मैं तो आपको एक्सप्लेन करके ही बताऊंगा। मैं जल्दी जल्दी में कर दिया तो आंसर आ तो जाएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। इसे मैं डिटेल में बता रहा हूं। m0 l0 t0, और इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली 1 ही होता है। ओके, अब जरा इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। क्वेश्चन में दोबारा लिख दूंगा, डोंट वरी। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहां पे। ठीक, देखिए अब बेटा अल्फा मुझे नहीं पता इसका डायमेंशन फॉर्मूला। z क्या था? z डिस्टेंस था, तो मैं z की जगह l लिख लेता हूं। k कितना है मेरे पास? k मैंने ये निकाला, k का मतलब kb था, mL2 T-2 एंड k-1। ये मेरे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। और थीटा कितना है? टेम्परेचर, टेम्परेचर इज इन केल्विन, k ही आएगा उसकी जगह। इज इक्वल टू क्या था? 1। तो अब देखो बेटा अल्फा कितना आएगा? अल्फा इज इक्वल टू mL2 T-2 k-1। k-1 और k+1 जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो -1 + 1 मिलके बन जाएगा k की पावर 0, और k की पावर 0 का मतलब 1। तो इसका मतलब k तो यहां से हट जाएगा। अब क्या बचा? अल्फा को छोड़ के बाकी सब उधर भेज देता हूं, तो mL2 T-2 ऊपर चला जाएगा। k तो दोनों कैंसिल हो चुके हैं, अपॉन में क्या आ गया? l। तो उसको जब सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? m l l की पावर 2 l की पावर 1 कैंसिल हो गया, ml बचा T-2। ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। किसका? ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया अल्फा का। अब मतलब 90% डिफिकल्टी इस क्वेश्चन की खत्म हो गई कि अल्फा निकाल लिया हमने। अब बीटा निकालना आसान काम है। वो क्या करेंगे? देखो देखिए, याद करिए जो आपने फॉर्मूला लिखा था वो कुछ ऐसा था, अल्फा अपॉन बीटा, और फिर एक्सपोनेंट में आपको वो सब दे रखा था, अल्फा समथिंग जो भी था, अल्फा z अपॉन k थीटा, ये दे रखा था। तो बेटा ये तो पूरा का पूरा डायमेंशनलेस था, m0 l0 t0, यानी कि तो 1 था 1।
तो P किसके बराबर आ गया? P का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो अल्फा अपॉन बीटा का होगा। क्यों? क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P, और P आपको प्रेशर दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो और देखिए क्या आता है। अल्फा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है mLT-2, बीटा आपको निकालना है और प्रेशर होता है mL-1T-2। डायमेंशन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब क्या आएगा बेटा, निकालो बीटा। बीटा इज इक्वल टू, बस लास्ट स्टेप पे पहुंच गए, mL-T-2 ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, बीटा ऊपर पहुंच जाएगा, ये तो चला जाएगा। अब देखो m से m चला गया इधर, t की पावर -2 से t की पावर -2, क्या बचा, l की पावर 1 ऊपर था और l की पावर -1 नीचे था। जब ये -1 ऊपर जाएगा तो l की पावर 2 बचेगा सिर्फ। तो मीनिंग क्या निकला, सिर्फ l का पावर 2, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, m0 l2 t0। अब चेक करें क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास। आपको जो 4 ऑप्शन मैंने दे रखे थे उनमें क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आंसर ये आता है? तो आपका ऑप्शन सी ऐसा था जिसमें लिखा था m0 l2 t0। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ। तो पता लगा बच्चे, आपको ये पता लग गया होगा डिफिकल्टी लेवल वाज वेरी गुड, लेकिन इतना भी नहीं था कि यार हो ही नहीं पाएगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यार हम पूरी जान लगा लेंगे तब भी नहीं होगा, नहीं है ऐसा। थोड़ी तकलीफ के साथ होगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है बेटा, राइट। दिस इज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद मैं जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपको लगेगा लॉलीपॉप, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो है कंपटीशन का ही, लेकिन अब वो इजी लगेगा। आरटी में रखा है पहले, आरटी एंट्रेंस एग्जाम के नाम से अलग से एग्जाम होता था पहले। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द रियल गैस इज गिवन एज, रियल गैस इक्वेशन P plus A upon V square V minus B is equal to RT। इसको हम बोलते हैं वंडर वॉल्स इक्वेशन। वंडर वॉल्स इक्वेशन केमिस्ट्री में आप इसका जिक्र पढ़ेंगे, फिजिक्स में तो ज्यादा पढ़ेंगे नहीं आप इसके बारे में। फिजिक्स में पढ़ेंगे तो हायर फिजिक्स में पढ़ेंगे आफ्टर योर क्लास 12, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आप इसके साथ सरोकार जरूर करेंगे। वंडर वॉल्स इक्वेशन बोलते हैं, केमिस्ट्री की इक्वेशन है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, द इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर द रियल गैस इज गिवन बाय दिस, P plus A upon V square, कैपिटल B है यहाँ पे, V minus B is equal to RT, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट AR। आपसे पूछा है कि डायमेंशन फॉर्मूला फॉर A निकालना है, A का आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है कि A का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा। कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पे किस चीज का मतलब क्या है। P का मतलब क्या है, P इज प्रेशर, ठीक है, V है वॉल्यूम, R को बोलते हैं हम गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर एंड A एंड B आर कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट्स हैं। नॉर्मली कई बार क्या होता है कि इस क्वेश्चन में A और B दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला पूछते हैं, मैं आपको दोनों का ही बता देता हूं, ठीक है, और फिर मैं आपको इसके ऑप्शन दूंगा कि इसके ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं कि द फर्स्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ml5T-2, सेकंड ऑप्शन m-1L5T+2, ऑप्शन सी ml-1 ml-5T-1 and D option ml5T-1। यस, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अब सुनो जो मैं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन देखने में खतरनाक लगता है लेकिन है बहुत इजी। पता है कैसे? आपको क्या खतरनाक लगा इस क्वेश्चन में? आपको ये खतरनाक लगा कि यार R जो गैस कांस्टेंट लिखा है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है भाई। यही है ना सबसे बड़ी डिफिकल्टी, बाकी सब तो इतनी चीज नहीं है,
लेकिन आर गैस कांस्टेंट है, ये बहुत डिफिकल्ट बात है कि भाई गैस कांस्टेंट क्या है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, और जो बच्चा आर को लेके सॉल्व करेगा वही फंसेगा। बाकी चीजें बहुत आसान है, अगर आप आर को यूज ही नहीं करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। अब देखो कैसे, ये है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, ओनली लाइक डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। लाइक डायमेंशन को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है। वैसे तो मुझसे सिर्फ ए की ही डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, लेकिन मैं आपको बी का भी बताता हूं, ठीक है, ताकि आप एनालाइज कर सके। पहले देखो बी का, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, बी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो वी का होगा, क्योंकि वॉल्यूम में से अगर मैं बी को माइनस कर रहा हूं तो बी भी वॉल्यूम ही होगा। वॉल्यूम में से तो वॉल्यूम माइनस कर सकते हैं, तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, और डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वी होता है एल क्यूब, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एल इनटू एल इनटू एल। हो गया बी का डायमेंशन फॉर्मूला खत्म, बी इज इक्वल टू एल क्यूब, बी का आंसर आ गया। अब निकालना है ए का आंसर। अब सोचो, अगर P में a अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रहा है, सिर्फ a ऐड नहीं हो रहा, a अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रहा है P में, तो इसका मतलब है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला फॉर P। P में अगर ये ऐड हो रहा है, ये प्रेशर है, तो ये दोनों मिला के भी प्रेशर होने चाहिए। बस इतना सही काम है। तो क्या लिखूंगा मैं, डायमेंशन ऑफ a upon v square is equal to dimension of P। तो a upon v square, v का मतलब आपने v तो l क्यूब होता है, वॉल्यूम l क्यूब लिख देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं साथ में, इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान रखना वॉल्यूम तो l क्यूब था और उसका स्क्वायर भी था, तो स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला ml - 1 t - 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो l की पावर 3 का जब स्क्वायर होगा तो l की पावर 5 आ जाएगा। ओके, तो अब क्या आता है फिर फाइनली, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आंसर क्या आने वाला है, m तो पूरा आएगा, l की पावर -1 ये था और l की पावर 6 यहां से जाएगा, तो -1 + 6 इज इक्वल टू +5। तो अब कैसा आएगा, l की पावर 5 और t की पावर -2। अब हमें चेक करना है कि क्या जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई ऑप्शन इससे मिलता जुलता है। ml5t - 2, यस, ऑप्शन ए ml5t - 2 करेक्ट। अब सोचो ये क्वेश्चन कितना इजी था, लास्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में तो इजी था ना, लेकिन टेंशन हमें कब हो जाती, टेंशन तब हो जाती जब आर गैस कांस्टेंट को हम सोचने लगते हैं। जरूरत ही नहीं है, सीधा यहीं से सॉल्व हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, तो ये प्रैक्टिस करते करते हमको एक ट्रिक्स पता लग जाती है। ठीक बच्चे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा अलग आएगा क्वेश्चन, है हालांकि इसी सीक्वेंस का। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं आपको उन्हीं वैरायटी के क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूं जो आप ढंग से पढ़ भी चुके हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपको द डायमेंशन ऑफ half epsilon naught e square, डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर r। अब इसके डायमेंशन जो है आपके पास, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, मैं ऑप्शन यहां लिखता हूं इस साइड पे। ऑप्शन ए दे रखा है आपको mlt - 1, ऑप्शन बी ml2t - 2, ऑप्शन सी ml - 1t - 2, ऑप्शन डी ml2t - 1। ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल क्या है डिफिकल्टी लेवल तो है एक चीज क्या बेसिकली 2 ऐसी चीजें हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद नहीं होता। पहले तो दोबारा से एप्सिलॉन नॉट आ गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में किया था, ये आपका फंस गया कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डेफिनेशन, मतलब या तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला इसका लर्न ही कर लो कि अगर बार बार आ रहा है तो लर्न कर लेते हैं, एक तो ये तरीका हुआ।
ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला आपको नहीं पता होता। तो अब वैसे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जा सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा, लेकिन आपको शॉर्टकट सीखना है कि मुझे कम से कम तकलीफ के साथ इसका आंसर कैसे आएगा। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि एक्चुअली फॉर्मूला होता है, ये क्लास 12th में आएगा। ऐसा नहीं, जब देखो मैंने कहा ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो आप क्लास 12th के बाद देंगे, तो क्लास 12th के भी आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो क्लास 12th के वो जो फॉर्मूले हैं जो जो आपके यूज होते जा रहे हैं वो साथ साथ आपको बताते जा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें याद रखो, बस कुछ तो एक्स्ट्रा सीख रहा है। ये एक फॉर्मूला होता है, और अगर वो फॉर्मूला आपको पता है तो ये यूं निकल जाएगा। कैसे? ये फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला बताता हूं एनर्जी डेंसिटी का मतलब। चलो एक सिंपल तरीका याद करने का सिखाता हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जो नॉर्मल हम डेंसिटी सुनते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। श्योर है सब लोग? अब उस डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको बोला कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको अगर टेक्निकली बोला जाए तो ये मास डेंसिटी कहलाती है। सिंपल डेंसिटी ना बोल के इसको मास डेंसिटी बोल देते हैं, अगर जरा टेक्निकल वे में जाऊं तो मास डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं लिखता हूं यहां पे नंबर डेंसिटी, तो यहां पे आएगा नंबर अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं लिखता हूं चार्ज डेंसिटी, तो फॉर्मूला आएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और अगर मैं लिखता हूं एनर्जी डेंसिटी, तो फॉर्मूला क्या आएगा? अगर मैं एनर्जी डेंसिटी लिखता हूं तो फॉर्मूला आएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो ये एनर्जी डेंसिटी तो है, तो इसका फॉर्मूला ये तो होता ही है, इसका फॉर्मूला ये भी होता है। और अब देखो इन दोनों इस फॉर्मूले के अंदर जो दोनों चीजें आती हैं वो दोनों ही आपको पता है। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml2T-2, जो वर्क डन का होता है। और वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम का होता है L3। रखो जी, वैल्यू सॉल्व करो। m L की पावर 2 और 3 ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, t की पावर -2, तो कितना आया? ml-1t-2। ये आ गया आपके पास आंसर। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ये आया, और ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी होगा। इसको भी सॉल्व करोगे ना पूरा, तो भी आंसर यही आएगा। तो शॉर्टकट हुआ ना, इजी हुआ ना। बस क्या आपको ध्यान रखना था? फॉर्मूला याद करना है। और वो जो मैंने आपको तरीका बताया उसको ध्यान रखना, ये आपके क्लास 11 से लेकर 12 तक बहुत काम आएगा। मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, एंड एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू करेक्ट एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो देखो जरा बेटा, ये हमारे पास कहीं ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन सी ml-1t-2। ml-1t-2। क्या ये डायमेंशन फॉर्मूला किसी और चीज का भी होता है? अब इस क्वेश्चन का मैं एक डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाता हूं, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत कम चांस होता है, टाइप वही रहता है, लेकिन सेम क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में मैं एक डिफिकल्टी लेवल अगर डाल दूं, आपसे ये पूछ लें ऑल्सो राइट द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला यही होता है? ml-1t-2। तो आज ही की क्लास में हमने डायमेंशन फॉर्मूला किसी चीज के लिए लिखा था। आपने लिखा था प्रेशर के लिए। प्रेशर आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आ सकता है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आ सकता है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है। इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। उसको यूज करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है बच्चे, ओवर? ठीक ठाक था क्वेश्चन? ठीक ठाक का मतलब आपको बस ये अगर पता लग जाए कि ये एनर्जी डेंसिटी होता है और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये, सिर्फ दो ही तो डिफिकल्टी है कि इसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, उसके बाद तो आसान था। ठीक है, कुछ सीख लिया नया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। अब ये क्वेश्चन थोड़े अलग कैटेगरी का आ गया। अब ये आपका फेवरेट क्वेश्चन में से एक आ गया जो हमने बहुत रिसेंटली पढ़ा है। द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स, कुछ नंबर दे रखे हैं आपको,
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स, फॉर द नंबर्स। कुछ नंबर्स दे रखे हैं आपको, और वो नंबर्स क्या है? वो नंबर है हमारे पास 23.023, 0.003 एंड 2.1 into 10 to the power minus 3। ये 2.1 10 to the power minus 3 आर। इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी? तो वी हैव ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 442। मतलब क्या समझना है, ये आपके पास है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब इसमें इतनी, इसमें इतनी और लास्ट वाले में इतनी, ऐसे देखना। सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में नंबर लिखे हैं उसी सीक्वेंस में इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे लिखी हुई है। सीक्वेंस वही रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी इज 5, 1, 2। ऑप्शन सी इज 5, 1, 5। ऑप्शन डी 5, 5, 2। ये था आपके पास। अब मैं जानता हूं कि शायद आपको इस क्वेश्चन के लिए मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, और मुझे खुशी भी होगी इस बात की। ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो। सिग्निफिकेंट फिगर्स के मैंने आपको जो रूल्स बता रखे हैं उन रूल्स को अप्लाई करें, और यहां देखें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। फटाफट जल्दी से। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड चाहिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं और आप चेक करेंगे। रेडी हो गया? चलो जी देखते हैं। 23.025 ऑल 5 आर सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5, बीच वाला 0 हमेशा काउंट होता है अगर वो नॉन जीरो नंबर के बीच में, चाहे फिर डेसिमल आए चाहे नहीं आए। तो पहले में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 5। सेकंड की बात करते हैं। these 0 as well as this 0 is not significant। सिर्फ लास्ट वाला 3 नंबर सिग्निफिकेंट होगा। अगर 3 के बाद कोई 0 होता तो वो भी सिग्निफिकेंट होता। तो अभी हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 1। अब बात करते हैं लास्ट की। एक्सपोनेंट में जो भी लिखा हो, 10 की पावर -3 +5 +7 -19 कुछ भी लिखा हो, नॉट सिग्निफिकेंट। एक्सपोनेंट को कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लिखते। तो यहाँ जो भी लिखा है इसको सीधा सीधा आप छोड़ देते हो, और जो बचता है आपके पास 2.1, दो चीजें दे रखी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 2। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर बी इज करेक्ट। सही है, गुड। हो सकता है कुछ बच्चों का ये रॉन्ग हो गया हो, लेकिन आई गेस कि आपका ऊपर वाले दोनों सही होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, बस ध्यान रखना है, कुछ नई चीज सीखिए कि एक्सपोनेंट में जो भी लिख रखा है उसको आप कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लेंगे। ठीक है बेटा, वो सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक, अब एक दो क्वेश्चन में फटाफट मैं और डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे, ये क्वेश्चन वो थे जिनको थोड़ी सी डिटेल चाहिए थी। अब मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो फटाफट से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आप ट्राई करिएगा और मैं उसके आंसर बताऊंगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन करते हैं फटाफट में। ओके, इसमें एक क्वेश्चन है, बल्कि एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूंगा, फिर हम उसको शुरू कर सकते हैं, वरना हम किसी और क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ऐसा पॉसिबल है बच्चे कि बहुत जल्द हम एक ऐसी क्लास करेंगे जिसके अंदर आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, वी आर फाइंडिंग द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, आपके एंड पे हो सकती है कि आपका नेटवर्क बिल्कुल सही नहीं आ रहा तो आवाज थोड़ी डिले हो जाए। इन सारे बहुत सारे जो इश्यू हैं, इनसे हम ढूंढ रहे हैं कि बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। तो वी आर अबाउट टू रीच देयर। तो ऐसा पॉसिबल है कि बेटा ऐसे ही मैं कोई क्लास रखूंगा, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 1 आवर, जिसके अंदर हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे और उसके अंदर हम और हायर ऑर्डर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें फटाफट मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप फटाफट उसके आंसर मेरे साथ डिस्कस करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसका एडवांटेज ले सकें। क्योंकि मैं चाहता हूं और मेरी भी बड़ी इच्छा है कि हम फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकें। अभी तो आप सिर्फ मुझे सुन पा रहे हैं, लेकिन तब आप मुझे देख भी पाएंगे अच्छी तरीके से, और मैं आपको देख पाऊंगा, वो ज्यादा जरूरी है। आप तो मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको देख पाऊं और मैं उस तरीके से आपसे कम्युनिकेट कर सकूं, मेरे हर क्वेश्चन का रिस्पॉन्स आप सही दे पाए, नहीं भी दे पा रहे तो कम से कम रिस्पॉन्स दे पाए। दिस इज मस्ट।
तो हम उसके लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए मीनवाइल एक क्वेश्चन और देखते हैं। इट्स क्वेश्चन नंबर 6। द फोर्स F इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू A cos bx प्लस C sin dt। फोर्स का ये फॉर्मूला दे रखा है आपको। The force F is given by the expression F is equal to A cos bx plus C sin dt, where x is displacement and c is time। x तो आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है and t is time, और F दे रखा है आपको फोर्स, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, द डायमेंशन ऑफ d अपॉन b, d अपॉन b का आपको डायमेंशन बताना है। डायमेंशन ऑफ d अपॉन b क्या हो, एंड व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन टू यू। A, इट्स velocity lt minus 1, b is angular velocity t minus 1, c is angular momentum ml2 t minus 1, and d velocity gradient t minus 1। ये चार ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन में एक हल्का सा चेंज था। चेंज क्या था, बेसिकली यहां भी आपको ये क्वेश्चन कुछ नया सिखा रहा है। आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें कुछ एक्स्ट्रा सिखाया। अब देखिए यहां पे क्या है बेटा, कॉस और साइन जो होते हैं ना, दे आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और कॉस और साइन के अंदर जो भी होता है, हालांकि मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं कि कॉस और साइन के अंदर जो भी लिखा होता है वो हमेशा डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एन एंगल। कोई एंगल होता है वो, अब एंगल जो होता है वो हमेशा आपके डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो इसलिए साइन के अंदर और कॉस के अंदर ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m0 l0 t0, यानी कि bx का डायमेंशन फॉर्मूला भी होगा m0 l0 t0, और dt का डायमेंशन फॉर्मूला भी होगा m0 l0 t0। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है d अपॉन b। तो d मुझे मिलेगा यहां से, b मिलेगा यहां से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है ना जो मैंने अभी बताया कि कॉस और साइन के अंदर जो भी लिखा है वो डायमेंशनलेस है, तो यूं इसका आंसर निकलता है। अब देखिए कैसे। सबसे पहले मैं क्या लिखूं कि डायमेंशन ऑफ bx जो थी वो कितनी आएगी, m0 l0 t0। ओके, तो फिर डायमेंशन ऑफ b कितना आएगा, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं। b का डायमेंशन आएगा m0 l0 t0 को तो 1 लिख लेते हैं, अपॉन में x आ गया, तो x का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, l, तो आ गया l की पावर -1। b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया l की पावर -1, ये l -1। अब बात करते हैं t का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालना है, सॉरी d का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ dt क्या लिखोगे इसकी जगह, वही लिखना है फिर से, m0 l0 t0। तो फिर d का डायमेंशन कितना आएगा, ये तो 1 हो गया, 1/t, यानी कि 1/कैपिटल T, यानी कि t की पावर -1। तो अब क्या निकालना है, d/b तो निकालना है। d ये रहा, b ये रहा, रख दो दोनों की वैल्यू। d की वैल्यू थी मेरे पास t raised power -1, और b की वैल्यू कितनी है, l to the power -1। जब l की पावर -1 को ऊपर भेजोगे तो क्या आएगा, l की पावर +1 हो जाएगा और lt -1 आ जाएगा। अब चेक करो कि lt -1, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इससे आपको मिलेगा lt -1। अब lt -1 के ऑप्शन में है हमारे पास, ये ऑप्शन है वेलोसिटी। पता लगा बच्चे। तो कुछ क्वेश्चन देखने में खतरनाक दिखते हैं लेकिन वो होते नहीं है, कुछ होते भी हैं लेकिन सारे नहीं होते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे दिमाग में एक चीज बस जाती है कि भाई कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है तो ये हमसे होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं है, मिले जुले क्वेश्चन होते हैं, कुछ थोड़े हायर ऑर्डर के होंगे, कुछ थोड़े एवरेज भी होंगे, तो हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको देखना है, ऐसा नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी था, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट था कि कॉस और साइन के अंदर जो एंगल होगा वो डायमेंशनलेस होता है। तो उसी को कंसेप्ट को यूज करके आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया एक और क्लास होगी इस तरीके से जिसमें हम थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसीज को करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि फेस बाय फेस हम चीजों को कर सकें। ठीक है बेटा, ओके देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।